तो बात आज से 34 साल पहले की है। दिन था 13 नवंबर 1989 का और सुबह के 8 बज रहे थे। इस गाड़ी के अंदर ये जो व्यक्ति हैं, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि जसवंत सिंह गिल हैं। हाँ, वो ही जसवंत सिंह गिल जिनका रोल मिशन रानीगंज मूवी में अक्षय कुमार करेंगे, और वो ही जसवंत सिंह गिल जिन्होंने 13 नवंबर 1989 को अपनी जान खतरे में डाल के कुछ ऐसा कारनामा किया था कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एक बार में तो विश्वास भी नहीं होगा कि कोई इंसान ऐसा कदम भी ले सकता है। खैर, सुबह 8 बजे ये अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और अगर बहुत ही सिंपल मैप के जरिए आपको समझाऊं तो ये जसवंत सिंह गिल का घर था और इनको यहाँ अपने ऑफिस तक जाना था। घर और ऑफिस के रास्ते में बीच में ही एक छोटा सा पुल पड़ता था। जसवंत सिंह गिल ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रोजाना की तरह इस पुल पर काफी जाम लगा हुआ था, लेकिन जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये कि पुल के ट्रैफिक में एक रेस्क्यू वैन भी फंसी पड़ी थी और जोर जोर से इमरजेंसी सायरन बजा रही थी। क्योंकि जसवंत सिंह गिल एक कोल माइन कंपनी में जनरल मैनेजर थे, वो तुरंत समझ गए कि किसी न किसी माइन में कोई कांड हो गया है। जसवंत सिंह गिल अपनी गाड़ी से उतर के फौरन उस वैन वाले के पास गए और पूछा, तो वैन वाले ने बताया कि महावीर कोलियरी माइन में बहुत बड़ा कांड हो गया है और 65 मजदूर बेचारे अंडरग्राउंड माइन में ही फंस गए हैं। ये सब सुनते ही जसवंत सर रेस्क्यू वैन के सामने खड़े हुए ट्रक, बसेस और कार्स के ड्राइवर्स के पास गए और रिक्वेस्ट करने लगे कि एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए कृपया अपने व्हीकल्स को साइड कर लो ताकि रेस्क्यू वैन जल्दी से एक्सीडेंट साइट पर पहुंच पाए। रेस्क्यू वैन को निकालने के बाद जसवंत सर अपनी गाड़ी में आए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज वो ऑफिस ना जाकर उस रेस्क्यू वैन के पीछे पीछे एक्सीडेंट साइट पर ही जाएंगे। सुबह लगभग 8:30 बजे जसवंत सिंह गिल जैसे ही एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि जसवंत सर सिर्फ नॉर्मल माइन इंजीनियर नहीं थे, वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन भी थे। हर माइनिंग कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉइज को रेस्क्यू ट्रेंड रखती है, क्योंकि माइनिंग कंपनीज में कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होता ही है। इसके अलावा एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जसवंत सर का इस वाली माइन से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी और दूसरी माइन में काम करते थे और वहां पर जनरल मैनेजर थे। अभी तक जसवंत सिंह गिल को सिर्फ इतना पता चला था कि इस कोयले की अंडरग्राउंड माइन में पानी भर गया है और 65 मजदूर अंदर ही फंसे रह गए हैं। खैर, ऐसे केस में सबसे पहला सॉल्यूशन जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये कि पहले तो माइन में से पानी बाहर निकाल लो, उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाल लेना। तो ऐसा करने के लिए दोनों शाफ्ट में ज्यादा से ज्यादा सबमर्सिबल पंप्स लगाए गए और शाम तक धड़ाधड़ पानी बाहर खींचा गया। आप बिलीव नहीं करोगे कि हर 1 मिनट में 23,000 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा था। और उस दिन यानी 13 नवंबर को जब शाम को कैलकुलेशन की गई तो ये पता चला कि जितना पानी माइन में भर गया है उसे निकालने में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 1.5 से 2 महीने? ये कैसे पॉसिबल है? कोयले की माइन में नहर जितना पानी आया कहां से? अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दो और इस पूरी कोल माइन का स्ट्रक्चर मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा। अपने इंडिया के मैप में ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, इस वेस्ट बंगाल के ऊपरी हिस्से में एक सिटी है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल नामक इस शहर के पास रानीगंज नाम का एक रीजन है और उसमें ही ये एक कोयले की खदान थी जिसका नाम था महावीर कोलियरी। ये जो 65 मजदूर वाला एक्सीडेंट हुआ था ये इस महावीर कोलियरी माइन में ही हुआ था। और अब ध्यान से 3D में इस माइन के स्ट्रक्चर को समझो। ये माइन एक कोयले की माइन है। ऐसे ही चाहे लोहा हो, तांबा हो, सोना हो या कोयला हो, हमें सब कुछ इस धरती से ही मिलता है। तो जनरली जो कोयले की माइंस होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। ध्यान से समझो, ये आप हो और आपके नीचे ऑब्वियसली ग्राउंड यानी रेत, मिट्टी, पत्थर का ये स्ट्रक्चर है। फिर ग्राउंड के थोड़ा और नीचे एक ऐसी लेयर होगी जिसमें कोयला पाया जाता है। कोल की इस पूरी एक लेयर को सीम बोलते हैं। ये सीम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद और नीचे जाने पर दोबारा ग्राउंड शुरू हो जाएगा और फिर से एक कोल सीम मिल जाएगी। अब ऐसे ही ये कोल सीम्स कितनी होंगी ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी एक कोल माइन में सिर्फ एक ही सीम हो और किसी दूसरी कोल माइन में ऐसी 10 सीम्स हो। सब माइन की लोकेशन और नेचर पर डिपेंड करता है। खैर, जैसे अब आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हो और कोल सीम यहाँ नीचे है, तो किसी भी कोल माइन में से ये कोयला निकालने के लिए ऐसे वर्टिकल शाफ्ट बना दिए जाते हैं और इनमें एलिवेटर्स लगा दी जाती हैं। ये शाफ्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और इसको ऐसे समझ लो कि लोगों के नीचे जाने के लिए ये बस एक सूखा कुआं था और कुछ नहीं। इस वर्टिकल शाफ्ट से होते हुए ही मजदूर नीचे जाते हैं, सीम्स के अंदर ब्लास्ट करते जाते हैं, कोयला निकालते जाते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं, फिर कोयला निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस वर्टिकल शाफ्ट से होते हुए ही मजदूर नीचे जाते हैं, सीम्स के अंदर ब्लास्ट करते जाते हैं, कोयला निकालते जाते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं, फिर कोयला निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सीम्स हमेशा स्ट्रेट ही हों, कुछ इस तरीके से टिल्टेड भी हो सकती हैं और ये टिल्टेड सीम्स वाला केस ही उस महावीर कोलियरी माइन में था जिसमें 65 मजदूरों वाला एक्सीडेंट हुआ। अगर इस महावीर कोलियरी माइन के स्ट्रक्चर को आप 3D एनिमेशन की मदद से समझोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती थी। यानी ये तो वो ग्राउंड सरफेस है जिसपे जसवंत सिंह गिल अभी खड़े हुए हैं और उनके नीचे ग्राउंड के बाद ये जो पहली कोयले की सीम आप देख रहे हो इसका नाम है निंगा सीम। ये वो सीम थी जिसमें कई साल पहले काम हो चुका था, यहाँ से कोयला निकाला जा चुका था, ये काफी लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी और सबवेल वाटर, फ्लड वाटर और बारिश का पानी यहाँ पर ऑलरेडी भर चुका था। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना कितना आसान है ये जस्ट अभी आपने नोटिस की। इस निंगा सीम के भी थोड़ा नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पर है वो दूसरी वाली कोल सीम जिसका नाम है नारायणपुरी सीम और 12 और 13 नवंबर की रात इस नारायणपुरी सीम में ही हादसा हुआ था। ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि नीचे वाली सीम में ऑलमोस्ट बाढ़ ही आ गई थी। देखो, 12 और 13 नवंबर की रात जब हादसा हुआ तब इस नारायणपुरी कोल सीम का काम ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच चुका था। याद है मैंने आपको शाफ्ट के बारे में बताया था, तो नारायणपुरी
कोल सीम के जो 2 शाफ्ट थे वो इस जगह पर थे। यानी कोई भी मजदूर अगर नारायणकुरी कोल सीम में जाता तो उसका एंट्री एग्जिट वाला काम इन दोनों शाफ्ट के थ्रू ही होता था। अब जैसे नारायणकुरी कोल सीम के लिए यहाँ 2 शाफ्ट थे, वैसे ही ऊपर वाली निंगा कोल सीम में जब काम चलता था तो उसका भी कोई ना कोई शाफ्ट रहा होगा ना। तो इस निंगा कोल सीम का वर्टिकल शाफ्ट यहाँ था। अब एक हैरान करने वाली बात ये है कि फॉलोइंग व्हाटएवर अननोन रीजंस, निंगा कोल सीम के इस वर्टिकल शाफ्ट की डेप्थ यहाँ तक थी, यानी नारायणकुरी कोल सीम की जो छत है उसके जस्ट ऊपर तक। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि निंगा कोल सीम में जो पानी था वो उसके शाफ्ट की वजह से इस पॉइंट तक था, यानी नारायणकुरी कोल सीम की छत से बस थोड़ी ही दूर था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि माइनिंग वालों को पता था कि यहाँ पर पास में ही पानी है, इसलिए उन्होंने नारायणकुरी कोल सीम के अंदर इस शाफ्ट वाले पॉइंट से 60 फीट के डायमीटर में मार्किंग कर रखी थी कि इस जगह पर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए। अब 12 नवंबर की रात 12 बजे हुआ ये कि 232 वर्कर्स दोनों शाफ्ट की मदद से नारायणकुरी कोल सीम में जाने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के बारे में आपको 2 बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि यहाँ 24 घंटे काम चलता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, सुबह 8 से 4, फिर 4 से रात के 12 बजे तक और फिर 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो ये 232 वर्कर्स रात की 12 से 8 वाली शिफ्ट में नीचे गए थे। और दूसरी बात ये कि 8 घंटे की शिफ्ट लगातार होती है, नीचे कोई सिगरेट बीड़ी भी नहीं पी सकते क्योंकि CH4 एमिशंस की वजह से अंदर कोल माइन में आग लगने का डर रहता है। खैर 12 और 13 नवंबर की उस खतरनाक रात को 12 से 4 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हीं 232 वर्कर्स में से किसी वर्कर ने लापरवाही के कारण या किसी लालच में आकर उस एरिया में ब्लास्ट कर दिया जहां निंगा कोल सीम के शाफ्ट की रीच थी, यानी जिस जगह वो 60 फीट डायमीटर की मार्किंग थी कि उसके अंदर ब्लास्ट नहीं करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऊपर वाली सीम से बाढ़ की तरह पानी आने लगा। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि कोल माइंस एरिया वाइज काफी बड़ी होती हैं, तो सब मजदूर एक जगह काम नहीं कर रहे होते, हर कोई अलग अलग जगह फैला हुआ होता है। पानी आते ही हड़कंप मच गया। जो 161 लोग शाफ्ट के पास काम कर रहे थे वो तो शाफ्ट की मदद से ऊपर जमीन पर आ गए और बच गए। जो 71 लोग नीचे रह गए उसमें से 6 उस बाढ़ की चपेट में आ गए और जान गंवा बैठे। अब बचे हुए जो 65 लोग थे वो इस नारायणकुरी कोल सीम के अदर एंड पर थे, यानी शाफ्ट के अपोजिट वाले कोने पर थे। तो फाइनली 13 नवंबर को सुबह 8:30 बजे जब जसवंत सिंह गिल महावीर कोलियरी माइन पर पहुंचे तो स्थिति ये थी कि दोनों शाफ्ट में तो ऑलरेडी 12 मीटर पानी भर चुका था, नारायणकुरी कोल सीम भी फुल भरी हुई थी और बस एक कोने पर 65 मजदूर बेचारे फंसे पड़े थे। अब माइन के ऊपर यहाँ पर धड़ाधड़ पॉसिबल सॉल्यूशंस पर चर्चाएं चलने लगी थी। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, सबमर्सिबल पंप्स की हेल्प से पानी बाहर निकालने वाला, लेकिन वो सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है क्योंकि पूरा पानी निकालने में 1.5 से 2 महीने लगेंगे और तब तक मजदूर जिंदा नहीं बच पाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन ये सोचा गया कि जिस लोकेशन पर मजदूर फंसे पड़े हैं उसी जगह एक नया शाफ्ट बना दिया जाए, तो उसकी भी कैलकुलेशन करने पर यह पता लगा कि कम से कम 6 महीने लगेंगे और तब तक मजदूर जिंदा नहीं बच पाएंगे। तीसरा सॉल्यूशन ये सोचा गया कि ऊपर वाली निंगा कोल सीम का जो शाफ्ट ब्लास्ट हो गया है वहीं से नीचे जाया जाए और मजदूरों को निकाल के लाया जाए, लेकिन उस शाफ्ट में पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि किसी भी हाल में आन जान संभव नहीं था। इसके बाद जसवंत सिंह गिल जो कि IIT ISM धनबाद से पढ़े हुए रियली टैलेंटेड माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने अपना आइडिया बताया कि क्यों ना जमीन से लेके मजदूरों तक 22 इंच का छोटा सा बोरहोल किया जाए, उसमें एक कैप्सूल को डाला जाए और उसके थ्रू बंदों को बाहर निकाला जाए। जसवंत सिंह गिल जो कि IIT ISM धनबाद से पढ़े हुए रियली टैलेंटेड माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने अपना आइडिया बताया कि क्यों ना जमीन से लेके मजदूरों तक 22 इंच का छोटा सा बोरहोल किया जाए, उसमें एक कैप्सूल को डाला जाए और उसके थ्रू बंदों को बाहर निकाला जाए। चूंकि ऐसा कुछ इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए जैसे ही ये आइडिया लोगों ने सुना तो सौतेली सास की तरह मुंह बनाने लगे, आनाकानी करने लगे और 95% मौजूद लोग इस आइडिया से असहमत थे। लोगों की असहमति के बाद भी जसवंत सिंह गिल ने लोगों को बोला, तुम जो कर रहे हो करते रहो, मुझे जो आइडिया सही लग रहा है मैं उस पर काम करूंगा और तुम्हारे रेस्क्यू प्रोसेस में इस कैप्सूल वाले आइडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू एनीवन। फिर जसवंत सिंह गिल वर्कशॉप में गए और वर्कर से स्टील का कैप्सूल बनवाना शुरू किया। चूंकि ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था और ये न्यू आइडिया था, इसलिए कैप्सूल बनाते वक्त सब ट्रायल एंड एरर वाला सीन चल रहा था। सबसे पहले कैप्सूल रॉड का था और कुछ ऐसा निकल कर आया, दूसरा कैप्सूल कुछ टॉर्पीडो टाइप का निकल कर आया और तीसरा कैप्सूल फाइनली वैसा निकल कर आया जैसा चाहिए था। ये कैप्सूल प्रिपेयर करवाने में और ग्राउंड लेवल से मजदूरों तक 22 इंच का बोरहोल करवाने में लगभग 2 दिन और लग गए थे। लेकिन सवाल यह है कि बिना फूड एंड वाटर के मजदूर 2 दिनों तक नीचे जिंदा कैसे रहे? इसका आंसर है कई सालों पहले किया गया ये एक छोटा सा बोरहोल जो काफी छोटा था और इसके थ्रू ही मजदूरों तक फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा पहुंचाए जा रहे थे। एनीवेज ये कांड इतना बड़ा था कि जब तक कैप्सूल और 22 इंच का बोरहोल प्रिपेयर हुआ, इन 2 दिनों में 25,000 लोगों की भीड़ और काफी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज भी वहां इकट्ठी हो गई थी। इन्हीं लोगों में से एक था ये बंगाल का मिनिस्टर जो जसवंत सिंह गिल खिलाफ था। ये कांड इतना बड़ा था कि जब तक कैप्सूल और 22 इंच का बोरहोल प्रिपेयर हुआ, इन 2 दिनों में 25,000 लोगों की भीड़ और काफी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज भी वहां इकट्ठी हो गई थी। इन्हीं लोगों में से एक था ये बंगाल का मिनिस्टर जो जसवंत सिंह गिल खिलाफ था। कैप्सूल प्रिपेयर होकर जैसे ही बोरहोल के पास लाई गई तो ये मिनिस्टर जसवंत सर को बोलता है कि ये क्या फालतू चिड़िया का घोंसला बनाने में लगे हुए हो, इससे कोई मजदूरों की जानवान नहीं बचने वाली। रिस्पॉन्स में जसवंत सर ने कैप्सूल को खड़ा करवाया और मिनिस्टर को बताया कि बूट और पगड़ी को मिलाकर मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ और 95 किलो का हूँ और इस बात की गारंटी है कि नीचे फंसे हुए 65 मजदूरों में से ना ही तो कोई
मेरे से लंबा है और ना ही कोई मेरे से मोटा है, तो अगर मैं इस कैप्सूल में घुस सकता हूँ तो इस कैप्सूल के थ्रू उन 65 लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इतना सब समझने के बाद भी उस मिनिस्टर को ये सब बकवास लग रहा था। उसने उस समय के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बसु को कॉल लगाया और बोला कि सर कोई और सुझाव सोचना पड़ेगा, ये सरदार तो कोई चिड़िया का घोंसला बनाने में लगा हुआ है जिससे कोई जान नहीं बचने वाली। खैर फाइनली सब कुछ रेडी होने के बाद 15 और 16 नवंबर की रात को 2:35 पर जसवंत सिंह गिल कैप्सूल के थ्रू नीचे गए। इस बात को भी समझो कि इस कैप्सूल का सफर कोई आसान नहीं था। जसवंत सिंह गिल के लिए इस कैप्सूल के अंदर फिट होना ही बहुत मुश्किल का काम था। अगर मैं कैप्सूल को ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊं तो उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार थी। लेफ्ट हैंड में टॉर्च थी और राइट हैंड में हथौड़ा था। ये हथौड़ा जमीन पर मौजूद लोगों को सिग्नल देने के लिए था। एक बार मारने की आवाज आए तो मतलब रुक जाओ, 2 बार मारने की आवाज आए तो कैप्सूल को नीचे जाने दो और 3 बार मारने की आवाज आए तो ऊपर खींचो। नीचे पहुंचते ही सबसे पहले तो जसवंत सिंह गिल ने आगे जो बंदा मिला उसको पकड़ के कैप्सूल के अंदर डाला और तुरंत ऊपर भेज दिया। नीचे पहुंचते ही सबसे पहले तो जसवंत सिंह गिल ने आगे जो बंदा मिला उसको पकड़ के कैप्सूल के अंदर डाला और तुरंत ऊपर भेज दिया। आपको ये भी समझना चाहिए कि लोगों को बाहर निकालने के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं था, सिर्फ 32 घंटे ही थे। पानी की वजह से ये जो 22 इंच वाला बोरहोल है उसके कोलैप्स करने के चांसेस भी थे। खैर ये बोरहोल कोलैप्स ना करे उसके लिए जसवंत सिंह गिल ने 2 मेजर स्टेप्स और लिए थे। सबसे पहला तो ये कि पावर स्टेशंस को बता दिया गया था कि कोई भी सिचुएशन हो इस एरिया की बिजली नहीं कटनी चाहिए, ताकि दोनों शाफ्ट में से सबमर्सिबल पंप के थ्रू जो पानी खींचा जा रहा है वो लगातार निकलता रहे और मजदूरों के पास तक पानी ना पहुंच पाए। उसके अलावा दूसरा मेजर स्टेप ये लिया था कि रेलवे वालों को सूचित कर दिया गया था कि बोरहोल के पास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में कोई भी ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए, वरना बोरहोल के कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। जसवंत सिंह गिल जब नीचे पहुंचे तो वहाँ पे मजदूरों की जो हालत थी वो दयनीय थी। बेचारे सबके सब बस बैठ के बेसहारा होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कैप्सूल नीचे पहुंचने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि सबसे पहले कौन जाएगा और सबसे लास्ट में यानी 65वें नंबर पर कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी पानी भर सकता था, कभी भी बोरहोल कोलैप्स कर सकता था और कभी भी जान जा सकती थी। तो जो लोग इंजर्ड थे जसवंत सिंह गिल ने सबसे पहले उनको बाहर भेजा। उसके बाद जो पोजीशन वाइज सबसे लो रैंक का था उसको बाहर भेजा। उसके बाद सबसे हायर रैंक वाले को सबसे लास्ट में बाहर भेजा। कैप्सूल नीचे पहुंचने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि सबसे पहले कौन जाएगा और सबसे लास्ट में यानी 65वें नंबर पर कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी पानी भर सकता था, कभी भी बोरहोल कोलैप्स कर सकता था और कभी भी जान जा सकती थी। तो जो लोग इंजर्ड थे जसवंत सिंह गिल ने सबसे पहले उनको बाहर भेजा। उसके बाद जो पोजीशन वाइज सबसे लो रैंक का था उसको बाहर भेजा। उसके बाद सबसे हायर रैंक वाले को सबसे लास्ट में बाहर भेजा। एक रुला देने वाली बात जसवंत सिंह गिल के सामने तब भी आई थी जब वो 7वें नंबर के आदमी को ऊपर भेज रहे थे। उस समय उनके पास एक मजदूर चल के आया और उसने बताया कि जो 6 लोग पानी की चपेट में आकर मर गए थे उनमें से एक उसका भाई भी था। तो उसने जसवंत सिंह गिल से रिक्वेस्ट की कि मुझे पहले भेजा जाए ताकि एक संतान तो उसके माँ बाप की सुरक्षित लौटे। फॉलोइंग दिस जसवंत सर ने उसको पहले भेजा। उसके बाद जब सारे 65 मजदूर चले गए तो लास्ट में उस काली गुफा में अकेला बचा तो सिर्फ ये एक बहादुर सरदार जसवंत सिंह गिल। और सबसे लास्ट में फिर जब जसवंत सिंह गिल भी बाहर आए तो लोगों ने जो उनका सम्मान किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।